हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूँ बायो इंकलर एंड वेलकम बैक टू आवर अमेजिंग सा प्लेटफॉर्म बायो इंकलिंग। हम आगे चल रहे हैं अपनी एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़ के नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए हमेशा से कोशिशें की गई है, लेकिन इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं यूज़ किया जाता था, बल्कि ये तो हमारी नीड के बेसिस पे किया जाता था, जैसे कि फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। इनमें से जो सबसे पहले साइंटिस्ट में से आते हैं उनका नाम था एरिस्टोटल। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने क्लासिफाई करा था, बट मोर ऑन अ साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर प्लांट्स को क्लासिफाई किया था इनटू ट्रीज, shrubs and herbs, and also he divided animals into two groups. क्या था उनका बेसिस? आरबीसी का प्रेजेंस या फिर उसका एब्सेंस। नेक्स्ट साइंटिस्ट जिनका नाम हम पढ़ते हैं आगे, उनका नाम था लिनेस, कैरोलस लिनेस। इन्होंने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और इस सिस्टम के बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया में। इसमें हमने सारे प्लांट्स और एनिमल्स को इंक्लूड तो किया, लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स थे। इसने डिस्टिंग्विश नहीं करा किसके किसके बीच में, बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड द प्रोकैरियोट्स, बिटवीन द यूनिसेल्युलर एंड द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, बिटवीन द फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। हमने प्लांट्स और एनिमल्स में तो क्लासिफाई कर दिया ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे जो इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करते थे। इसीलिए जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, वो ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ नहीं हुआ। एंड ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपका असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइन। क्योंकि अर्लियर क्लासिफिकेशन सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को फॉलो करता था, तो हमें एक ऐसा सिस्टम की ज़रूरत पड़ी जो ना सिर्फ मॉर्फोलॉजी को फॉलो करे बल्कि अदर कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड करे, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर हो गया, जैसे कि नेचर ऑफ वॉल हो गया। कौन से वॉल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? सेल वॉल की बात कर रहे हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, हैबिटेट यानी कि वो ऑर्गेनिज्म किस जगह पर रह रहा है, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें एक अच्छे क्लासिफिकेशन पैरामीटर को ला कर दें और हम ऑर्गेनिजम्स को अच्छे से क्लासिफाई कर पाए। और प्लांट और एनिमल किंगडम तो ऑलमोस्ट सारे ही बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सेम ही रहा है, कांस्टेंट ही रहा है, लेकिन इनके अंदर में क्या ग्रुप या ऑर्गेनिजम्स आते हैं ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ऑल्सो द नंबर एंड द नेचर ऑफ अदर किंगडम्स हैव ऑल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाई डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। फिर यहाँ पर आते हैं एक साइंटिस्ट जिनका नाम रहा है आर.एच. विटेकर। इन्होंने प्रपोज करा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, जिसके बेसिस पे हमने जितने ऑर्गेनिजम्स थे उनको 5 अलग अलग किंगडम्स में बांट दिया। क्या है वो 5 किंगडम्स? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। और क्या मेन क्राइटेरिया उन्होंने फॉलो करा इस क्लासिफिकेशन के लिए? उन्होंने यूज़ करा सेल स्ट्रक्चर को, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, रिप्रोडक्शन को, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को। फाइलोजेनेटिक क्या मीन करता है? फाइलोजेनेटिक मीन्स दी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। तो एक बार क्विकली ग्लैंस करते हैं एक टैबुलर फॉर्म में इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, गिवन बाय, प्रपोज बाय आर.एच. विटेकर, proposed by R.H. विटेकर। क्या है वो 5 किंगडम? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। ये है वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो उन्होंने यूज़ करा था। सबसे पहला अगर देखा जाए वो है सेल टाइप। सेल टाइप में अगर आप देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा किंगडम है जो है किंगडम मोनेरा, वो है प्रोकैरियोटिक। बाकी सारे के सारे कैसे हैं? यूकैरियोटिक। और फिर से शब्दों को समझते हैं एज ऑलवेज। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो का मतलब होता है
प्रिमिटिव यानी कि बहुत पुराना, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसके पास में प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, यानी कि जिसका न्यूक्लियस एक वेल बाउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। जिनके पास में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उन्हें हम कहेंगे यूकैरियोटिक। नेक्स्ट जो हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। कुछ में सेल वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ में बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं। जैसे कि एनिमल किंगडम में सेल वॉल तो है ही नहीं, बाकी किसी में हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, और अगर है तो किस नेचर के। जैसे कि फंजाई में इट्स मेड ऑफ काइटिन, प्लांट में इट्स मेड ऑफ सेल्यूलोज, एंड मोनेरा में इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एज वेल एज द अमाइनो एसिड्स। इट इज़ नॉन सेल्यूलोजिक इन नेचर, जैसे कि आपके हो गए नैग और नैम। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर मोनेरा है यानी अगर प्रोकैरियोटिक है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, और बाकी सब यूकैरियोटिक है तो उनमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। इसमें तो कोई डाउट हमें है नहीं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ते हैं कि बॉडी किस तरीके से अरेंज्ड है, यानी कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ये सारे कैसे होंगे, सेल्यूलर लेवल पे होंगे। ये थोड़े से एडवांस है, मल्टी सेल्ड है या फिर लूज टिश्यू फॉर्म में। यहाँ पे टिश्यू या फिर ऑर्गन सिस्टम है, और यहाँ पे तो काफ़ी एडवांस होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल तक आप जाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि वो अपने न्यूट्रिएंट्स कैसे डिराइव करता है। ये कैसे हो सकते हैं, मोनेरेंट्स ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं। अगेन शब्दों को समझेंगे। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, एंड ट्रॉफिक वी यूज़ फॉर द न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक में भी दो तरीके के हो सकते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक और कीमो सिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, यानी कि जो केमिकल्स की हेल्प से अपना खाना खुद से बनाए एंड जो लाइट की हेल्प से खाना अपना खुद से बनाए रिस्पेक्टिवली। और कैसे हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक यानी जो किसी और पे डिपेंडेंट हो। अब ये भी दो तरीके से हो सकता है, सैप्रोफिटिक यानी कि जो डेड और डीकिंग मैटर पे डिकम्पोज करके अपना खाना बनाए, और दूसरा पैरासिटिक यानी जो किसी ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली अपना न्यूट्रिएंट डिराइव करे, होस्ट ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाते हुए। बाकी को भी क्विकली देखते हैं। प्रोटिस्ट कैसे हैं आपके, ऑटोट्रॉफिक हैं और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। फंजाई में ध्यान रखिएगा कि वो ऑटोट्रॉफ नहीं है, वो सारे के सारे कैसे हेटरोट्रॉफिक हैं। प्लांट्स ऑन द अदर हैंड दे आर मोस्टली या सब के सब ऑटोट्रॉफिक हैं, कुछ को छोड़ के हम देखेंगे क्या कुछ एक्सेप्शन है। और एनिमल्स वो तो हेटरोट्रॉफिक ही होते हैं। होलोजोइक एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पे आप इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं, इंजेक्शन एंड इजेक्शन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द 3 डोमेन सिस्टम, जिसमें हमने क्या करा कि जो किंगडम मोनेरा था उसको हमने डिवाइड कर दिया, दो अलग अलग डोमेन में, और यूकैरियोटिक किंगडम के लिए एक अलग डोमेन रख दिया। यानी कि अभी हमारे पास हो गया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्यों, क्योंकि मोनेरा जो था उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से 5 किंगडम सिस्टम या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। पहले के जो भी किंगडम थे या पहले के जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम थे, उन्होंने बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गे, फंगस, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स सब को प्लांट के अंदर रख दिया था। और ऐसा उन्होंने क्यों करा था, क्योंकि उनके सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट था। दे हैड द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन द सेल्स। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर था जिसने इन सारे किंगडम को यूनिफाई करके रखा था, एंड दैट कैरेक्टर वाज नन अदर देन द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। और क्या डिमेरिट्स थे भाई, इस पहले वाले क्लासिफिकेशन सिस्टम में बहुत अलग अलग
कैरेक्टरिस्टिक्स वाले को एक साथ में इंक्लूड कर दिया था, जैसे प्रोकैरियोटिक और ब्लू-ग्रीन एल्गे को, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि क्लमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा को उसने एल्गे के अंदर रख दिया था। ऑटोट्रॉफ्स को और हेटरोट्रॉफ को, जैसे ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स और फंगस जो कि कैसा है, हेटरोट्रॉफिक है, उसको एक जगह रख दिया गया था। लेकिन जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करा, जैसे कि प्लांट के जो सेलुलोल होते हैं वो सेल्यूलोजिक इन नेचर है, जबकि फंगस के जो सेलुलोल है वो काइटिनियस इन नेचर है, तब हमने क्या करा कि उन्हें अलग अलग किंगडम में रख दिया, प्लांट किंगडम एंड किंगडम फंजाई। तो एक बार क्विकली हम लोग सारे डीमेरिट्स को देख लेते हैं। पहला डीमेरिट क्या था, द टू किंगडम क्लासिफिकेशन और द अर्लियर किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के kept prokaryotes and eukaryotes together, kept autotrophs and heterotrophs together, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर को भी एक साथ रखा था, क्लमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को उसने एल्गे के अंदर डाल दिया था, यानी कि प्लांट किंगडम में डाल दिया था। पैरामीशियम और अमीबा को उसने एनिमल किंगडम में डाल दिया था। लेकिन फिर आए आर.एच. व्हिटेकर अंकल और उन्होंने अलग अलग में क्लासिफाई कर दिया। एक बार क्विकली हम देखते हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको अपने किंगडम मोनेरा के अंदर रखा, जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको अपने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा, जिसमें अभी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्लमाइडोमोनास भी आएगा, क्लोरेला भी आएगा, जो कि अर्लियर किस में रखे गए थे, एल्गे में रखे गए थे, याद रखिएगा, जिसमें पैरामीशियम भी आएगा, जिसमें अमीबा भी आएगा, क्योंकि सारे के सारे कैसे यूनिसेल्युलर है और यूकैरियोटिक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की वजह से जो पहले ऑर्गेनिजम्स थे वो अलग अलग किंगडम्स में थे, उन्हें अब हम साथ में रख पाए। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने अपने क्राइटेरिया को ही चेंज कर दिया। अगेन यहाँ से असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ऑल्सो दिस इज ऑल्सो द मेरिट ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये क्लासिफिकेशन यहीं पर रुक गया। फ्यूचर में डिपेंड करता है कि हम कैसा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग में, और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बेसिस पे हम चेंजेस ला सकते हैं। और ऐसा हमने ट्राई भी करा है कि ना सिर्फ हम मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज़ को कंसिडर करें, बल्कि ऑल्सो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को भी कंसिडर करें जो कि एवोल्यूशन से रिलेटेड है। अब आगे हम पढ़ते हैं आर.एच. व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिनमें हम सारे किंगडम्स को डिटेल में पढ़ेंगे, बिगनिंग विद किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया जो है वो अकेला मेंबर है, एकदम रात से रहता है, और ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इनका नंबर सबसे ज़्यादा है, और ये ऑलमोस्ट हर जगह पे पाए जाते हैं, और एक्सट्रीम ऑफ द हैबिटेट्स में भी रह सकते हैं, जैसे कि एकदम गर्म झरने में हो गए, रेगिस्तान में हो गए, बर्फ़ में हो गए, डीप समुद्र में हो गए, all these places. And also they can live as parasites, both live in the organism and on the organism. If it is living in the organism, then it is called as endoparasite, and if it is living
on the organism, it is called as ectoparasite. Okay. Now, based on the shape, the bacteria are classified into 4 different categories. What are those? पहला, अगर स्फेरिकल है तो उसे हम कॉकस कहते हैं. अगर रॉड शेप्ड है तो उसे हम बैसिलाई कहते हैं. अगर कॉमा शेप्ड है तो उसे हम विब्रियम कहते हैं. और अगर स्पाइरल शेप्ड है तो उसे हम स्पिरलम कहते हैं. ध्यान रखिएगा, ये जो PL से डिनोटेड है ये प्लूरल फॉर्म है, यानी कि कॉकस सिंगुलर के लिए कहते हैं, एक के लिए. कॉकाई इज़ फॉर मल्टीपल. इसे हम फिगर से समझते हैं. बैक्टीरिया की अलग अलग शेप्स को. अगर बैक्टीरिया का शेप कैसा है, स्फेरिकल है, तो उसे आप कहेंगे कोकाई. इसमें भी आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 2 का पेयर में, अगर सिंगल है तो आप कोकाई कह दीजिए, कॉकस कह दीजिए. लेकिन अगर 2 का पेयर में, इन अ पेयर ऑफ 2, तो उसे आप कहते हैं डिप्लो कोकाई. वहीं पे अगर ये इस तरीके से चेन जैसा स्ट्रक्चर बना ले आपस में अरेंज होकर, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेप्टो कोकाई. हाँ बिल्कुल, नाम सुना सुना लग रहा है ना, आप निमोनिया से रिलेट करिए इसे. और अगर वो बंच बना के रह रहे हैं, ग्रुप में रह रहे हैं, तब उसे हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टफाइलो कोकाई. पूछा जा सकता है, नॉट डायरेक्टली बट यस इनडायरेक्टली बिल्कुल पूछा जा सकता है. नेक्स्ट इज बैसिलाई. बैसिलाई कैसा है भाई, रॉड शेप्ड है. नेक्स्ट वी हैव स्पिरुला. स्पिरुला कैसे है, स्पाइरल शेप्ड. एंड विब्रियो इज कॉमा शेप्ड. लेकिन कहते हैं ना कि शक्ल पे नहीं जाना चाहिए, अकल पे जाना चाहिए. बैक्टीरिया भले ही काफ़ी सिंपल है अपने स्ट्रक्चर वाइज, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है अपने बिहेवियर वाइज. Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. अब metabolic diversity से हम क्या समझते हैं? Metabolism यानी कि sum total of all the chemical reactions happening inside the body. Metabolism is the sum total of all the chemical reactions happening in the body. Also, it can mean anabolism or catabolism. एनाबॉलिज्म यानी किसी चीज़ का बनना या फिर फॉर्मेशन. कैटाबॉलिज्म यानी किसी चीज़ का टूटना यानी कि ब्रेक डाउन. तो इन सारी चीज़ों को आप टुगेदर ले करके कहते हैं मेटाबॉलिज्म. बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, या तो फोटोसिंथेटिकली ऑटोट्रॉफिक होगा या तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होगा, कुछ भी हो सकता है. लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ देम है वो कैसे, हेटेरोट्रॉफ से, यानी कि किसी और पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए. मूविंग फॉरवर्ड, अभी जो हम ऊपर बात कर रहे थे 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ की, जिसमें हमने किंगडम मोनेरा को क्लासिफाई करा था 2 अलग अलग डोमेन्स में. वो डोमेन्स थे आर्की एंड यूकैरियोटा. यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा आर्की बैक्टीरिया के बारे में और यू बैक्टीरिया के बारे में. पहले तो शब्दों को समझते हैं. आर्की का क्या मतलब है? आर्की का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी कि काफ़ी पुराना, एंशिएंट. और यू बैक्टीरिया का में यू का मतलब होता है ट्रू. आर्की बैक्टीरिया जो है वो काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि वो एकदम हार्श हैबिटेट्स में भी ज़िंदा रह पाते हैं. जैसे कि एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज़ में रहने वाले को आप कहते हैं हैलोफाइल्स. हॉट स्प्रिंग्स में भी रह लेते हैं, कौन, थर्मोएसिडोफाइल्स. और मार्शी एरियाज़ यानी कि बहुत बहुत दलदल वाले एरिया में भी रह लेते हैं. आर्की बैक्टीरिया जो है वो दूसरे बैक्टीरियाज के कंपैरेटिव में अलग है. ऐसा क्या फीचर है जो उसे अलग बनाता है? और वो फीचर है उसके सेल वॉल का स्ट्रक्चर. यही वो फीचर है जिसकी वजह से दे आर एबल टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम ऑफ द कंडीशंस. बात करते हैं मेथानोजेंस की, जो कहाँ कहाँ पे आपको मिल सकते हैं.
It can be present in the gut of several ruminant animals. Ruminant animals समझते हैं ना, जो एनिमल्स अपने खाने को स्टमक में भेज दें, स्टमक से फिर माउथ में लेकर आएँ और फिर से उसे डाइजेस्ट करें, फिर से उसे ब्रेक डाउन करें और वापस से प्रोसेस करें, जैसे कि गाय, बफेलोज. ऑल्सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन दैट इज़ बायोगैस. कौन? मिथेनोजेंस के बारे में अब बात कर रहे हैं. नेक्स्ट बात करते हैं यू बैक्टीरिया की, जिन्हें आप ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं. इनके पास में रिजिड सेल वॉल होता है और अगर ये मोटाइल होते हैं तो इनके पास में एक फ्लैजेलम होता है जो कि इसे मूव करने में हेल्प करता है. साइनोबैक्टीरिया, इसका तो नाम आपने सुना ही होगा, जिसे हम पहले ब्लू ग्रीन एल्गे कहा करते थे. इनके पास में क्लोरोफिल ए होता है जो कि हायर प्लांट से काफ़ी सिमिलर होता है, इसीलिए ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है. क्यों? क्योंकि इसके पास में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है और ये अपना खाना खुद से बना सकता है. दे आर यूनिसेल्युलर, कैन बी colonial filamentous, फ्रेश वाटर और मरीन और इवन टेरेस्ट्रियल. यहाँ पे आप बात करते हैं इनकी कॉलोनीज़ के बारे में. कॉलोनीज़ यानी ये ग्रुप में रहते हैं, जैसे आप मोहल्ले में रहते हैं ना अपनी कॉलोनी में, सेम बैक्टीरियाज भी देख सकते हैं आप इस तरीके से कॉलोनी बना करके रह रहा है. और इस कॉलोनी के बाहर में आप देख सकते हैं कि एक जेलेटिन की लेयर बनी हुई है जिसे आप कहते हैं म्यूसिलेजिनस शीट. ये प्रोटेक्टिव लेयर के जैसा काम करता है. दे कैन फॉर्म ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज एंड कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. इसके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इनके पास में एक स्पेशलाइज सेल होता है जिसको आप कहते हैं हेटेरोसिस्ट. ये सेल किस में काम आता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में. जैसे कि आपके हो गए नॉस्टॉक हो गए, एनाबीना हो गए, इनके पास में हेटेरोसिस्ट होता है, देयरफॉर दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. ऑन दी अदर हैंड जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया को यूज़ करते हैं और फिर उसी से एनर्जी बनाते हैं. और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसे आपको ध्यान रखना है, वो है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में. कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ये रिसाइकल कर पाते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर. नेक्स्ट हम देखते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया को. दे आर द मोस्ट अबंडेंट काइंड ऑफ बैक्टीरियाज, जिनमें से मेजॉरिटी कैसे होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं, जो चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं. इन्हें हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बहुत यूज़ करते हैं, जैसे कि दही बनाने के लिए मिल्क से कौन से बैक्टीरिया को आप यूज़ कर सकते हैं? लैक्टोबैसिलस को यूज़ कर सकते हैं. प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, कौन से बैक्टीरिया को आप यूज़ कर सकते हैं? आप यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसीस को. अच्छा, एंटीबायोटिक समझते हैं. एंटीबायोटिक इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, एंटी एंड बायोटिक. एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायो का मतलब होता है लिविंग. ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे कि पैथोजेंस हमारी बॉडी में आके नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको मारने के लिए, उनके अगेंस्ट काम करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं. या फिर ये यूज़ हो सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में लेग्यूमिनस प्लांट्स में, जैसे कि राइजोबियम. पर सारे के सारे अच्छे नहीं होते हैं, कुछ पैथोजन के जैसा भी काम करते हैं और इन्हीं पैथोजन की वजह से डैमेज होता है, ना सिर्फ हमें बल्कि क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स को और पेट्स को भी. कुछ डिजीज़ेस भी कॉज करते हैं, जैसे कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर. इनका नाम याद रखिएगा. ये सारे के सारे कैसे हैं? बैक्टीरियल डिजीज़ेज हैं और इनके कॉजेटिव एजेंट्स वगैरह आप क्लास 12 में पढ़ेंगे और अच्छे से इसके बारे में जानेंगे. बैक्टीरिया है वो कैसे डिवाइड करते हैं? वो फिजन के थ्रू डिवाइड करता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेल था, वो दो में डिवाइड किया जा रहा है एंड दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन. क्यों बाइनरी? क्योंकि यहाँ पे दो सेल बन रहे हैं. अनफेवरेबल कंडीशंस में ये क्या करते हैं?
ये स्पोर्स बना लेते हैं। और they also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacteria to the other. And this method is called as conjugation. क्या करते हैं, दो बैक्टीरियाज आपस में एक कॉन्जुगेशन पिलस बनाते हैं और उसके थ्रू अपना जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। देखते हैं माइकोप्लाज्मा को। माइकोप्लाज्मा क्या है भाई? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास में सेल वॉल होता ही नहीं और अभी तक का ये सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। ये कैसा है? पैथोजेनिक है। नेचर कैसा पूछा जाएगा? दैट इज पैथोजेनिक। किंगडम प्रोटिस्टा देखते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में आप जितने भी सिंगल सेल्ड हैं और यूकैरियोट्स हैं उनको रखते हैं और इस किंगडम की जो बाउंड्रीज हैं वो बहुत वेल डिफाइंड नहीं है। अगर किसी साइंटिस्ट को कोई एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन लगता है तो किसी और को वो प्लांट भी लग सकता है, क्योंकि इसकी बाउंड्रीज बहुत वेल डिफाइंड नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक के जैसा भी काम करता है। ऐसे तो इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, बट इस बुक में और अभी के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कुछ के बारे में ही पढ़ेंगे, जो कि हैं क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूक्लिनोइड्स, स्लाइमोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। ये वैसे तो कैसे होते हैं? प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं। ध्यान रखिएगा ये सारे वर्ड्स के बारे में। प्राइमरीली forms a link with others dealing with plants and animals and fungus, यानी कि ये कनेक्टिंग लिंक के जैसा काम करते हैं। कौन सा? किंगडम प्रोटिस्टा। क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं तो ऑब्वियसली इनके पास में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो होगा ही और बाकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी। कुछ के पास में फ्लैजिला होता है और सीलिया भी हो सकता है। दे कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली या फिर सेक्सुअली, जिसमें सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन होते हैं। हम डिटेल में उसे आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्राइजोफाइट्स के बारे में। क्राइजोफाइट्स में आपके कौन कौन आते हैं? डाइएटम्स आते हैं, गोल्डन आल्गे आते हैं, जिन्हें आप डेस्मिड्स के बारे में कह के भी जानते हैं। ये मेनली आपके फ्रेश वाटर में मिलते हैं और मरीन एनवायरनमेंट में भी मिल सकते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करंट के साथ में, अपनी कोई एनर्जी नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। क्या ऑल ऑफ देम? नहीं, मोस्ट ऑफ देम। तो इस तरह के ये शब्दों का ध्यान रखेंगे। डाइएटम्स जो हैं उनके सेल वॉल्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स के जैसे होते हैं और एक दूसरे के ऊपर ऐसे फिट हो जाते हैं जैसे कि कोई साबुन का डब्बा हो, और इनके वॉल्स में सिलिका डिपोजिशंस होते हैं जो इन्हें इंडिस्ट्रक्टिबल बना देते हैं। कुछ इस तरीके से सोप बॉक्स होता है ना, और इसके वॉल्स में है क्या चीज़ के डिपोजिशंस? दैट इज़ सिलिका डिपोजिशंस। और यही डिपोजिशंस अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उनके हैबिटेट में रह जाता है तो उन्हें आप डाईएटमेशियस अर्थ्स कह के भी जानते हैं। क्योंकि ये डाईएटमेशियस अर्थ ग्रिटी है तो आप इसे पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइनोफ्लैजेलेट्स के बारे में। ये मोस्टली कैसे होते हैं? मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये अलग अलग कलर में हो सकते हैं। क्यों अलग अलग कलर है इनके पास? क्योंकि इनके पास में पिगमेंट प्रेजेंट है। पिगमेंट ही तो क्या करता है? कलर प्रोवाइड करता है। इनकी जो सेल वॉल है उसके पास में स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट होती है। स्टिफ यानी कि काफ़ी टाइट ऑन दी आउटर सरफेस। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिलास, यानी कि कैसे होते हैं ये? बाई फ्लैजिलेटेड, बाई फ्लैजिलेटेड।
और ये फ्लैजिलास कैसे होते हैं? एक लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होता है और दूसरा ट्रांसवर्सली। ट्रांसवर्सली कहाँ? इनके बीच में जो फरो होता है वहाँ पर। आपने बहुत बार गोनियोलक्स का नाम सुना होगा, जो कि रेड डाइनोफ्लैजिलेट है, जिसकी वजह से रेड टाइड आता है। और ये क्या करते हैं, ये टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मैरीन एनिमल्स की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूग्लिनोइड्स की, जिनमें से मेजॉरिटी ऑफ देम कैसे हैं? फ्रेश वाटर है और स्टैगनेंट वाटर में पाए जाते हैं। स्टैगनेंट यानी कि स्टिल, ऐसा पानी जो बह नहीं रहा है, जमा हुआ है, स्टिल वाटर। और इनके पास में सेल वॉल नहीं होता है। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर, जिसे आप पेलिकल कहते हैं। पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पेलिकल, याद रखिएगा। जिसकी वजह से इनकी बॉडी कैसी होती है? काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है। और इनके पास भी 2 फ्लैजिला होते हैं, यानी कि बाईफ्लैजिलेटेड ये भी है, ये भी कैसे है? बाईफ्लैजिलेटेड, जिनमें से एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है और दूसरा कैसा होता है? शॉर्ट फ्लैजिला होता है। राइट, देख सकते हैं आप। यानी कि दोनों कैसे होंगे? अनईक्वल लेंथ के होंगे, क्योंकि इनके पास में ऐसे पिगमेंट्स हैं जो हायर प्लांट से सिमिलर होते हैं। इसीलिए ये लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक बन जाते हैं, और जब लाइट नहीं रहता है तो ये दूसरों को खा करके हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में स्विच कर जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स की, जो कि कैसे हैं? सैप्रोफिटिक है। एस फॉर स्लाइम मोल्ड, एस फॉर सैप्रोफिटिक। ये डीकेइंग ट्विग्स और लीव्स को एनगल्फ करते हैं, और अगर कंडीशन फेवरेबल है तो ये जो आपका स्लाइम मोल्ड है, ये फेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा? किस तरीके से एग्रीगेट कर लेगा? क्या करेगा? एग्रीगेट करेगा और बना देगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कब फॉर्म होता है? अंडर फेवरेबल कंडीशन। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, तब ये क्या करते हैं? ये इस तरीके से स्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और इसके स्पोर के पास में कैसे होते हैं? ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसको सर्वाइव करने में हेल्प करता है, एडवर्स कंडीशन से बाहर निकलने में हेल्प करता है। एयर करंट्स आते हैं और इन स्पोर्स को डिस्पर्स कर देते हैं। स्लाइम मोल्ड्स के जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे गिवन हैं, ऑल कैन बी पोटेंशियल अपकमिंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोजोन्स के बारे में। प्रोटोजोन्स जो है वो कैसे हैं? दे आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर, दैट मीन्स वो किसी और पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। दे कैन लिव एज प्रीडेटर्स और एज पैरासाइट्स। आई गेस आप ये दोनों टर्म्स से काफ़ी फेमिलियर होंगे। आप ये बात याद रखिएगा कि प्रोटोजोन्स को आप प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स कहते हैं। क्यों हम ऐसा कहते हैं? प्रिमिटिव यानी काफ़ी एंशियंट, राइट। रिलेटिव ऑफ एनिमल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एनिमल लाइक प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे कि सेल वॉल का नहीं होना, जैसे कि मोटिलिटी होना। ऑल दोज फैक्टर्स के रीज़न की वजह से आप कंसिडर कर सकते हैं कि प्रोटोजोन्स आर प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ animals. Now these protozoans are classified into 4 major group. क्या है वो 4 major groups? देखते हैं। सबसे पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। Why? Because इनका शेप कोई वेल डिफाइंड नहीं होता है, अमीबा लाइक होता है, यानी कि इरेगुलर शेप्ड। ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, सी वाटर में भी रह सकते हैं, या फिर मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जा सकते हैं। और ये क्या करते हैं? अपने फॉल्स फीट को एक्सर्ट करके, फॉल्स फीट को बाहर निकाल करके क्या करते हैं? प्रे को
कैप्चर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये अमीबा है, इरेगुलर शेप्ड, और ये रहा उसका प्रे। ओके, तो ये क्या करता है, सबसे पहले वो प्रे के अराउंड सराउंड करना स्टार्ट करेगा लाइक दिस, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, उसको प्रॉपरली पूरा इनगल्फ करेगा और फिर उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा, यानी कि इंजेशन, डाइजेशन, देन फिर उसको एक्सक्रीट आउट कर देगा, दैट इज इजेशन। जो मरीन फॉर्म्स होते हैं उनके पास में सिलिका शेल्स होते हैं, जिसके वजह से काफ़ी टफनेस मिलती है उनको। कुछ एग्जांपल्स जैसे आप पढ़ते हैं एंटमीबा, हिस्टोलिटिका, ये कैसा है, एक पैरासिटिक अमीबा है जो कि डिजीज़ कॉज करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, एज द नेम सजेस्ट, दे हैव फ्लैजिला, तभी हम क्या कह रहे हैं कि ये फ्लैजिलेटेड है। दे कैन आइदर बी फ्री लिविंग यानी अकेला रह सकता है, और दे कैन बी पैरासिटिक यानी कि ये किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है और वहीं से न्यूट्रिएंट्स डिराइव कर रहा है। जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं वो बीमारियां कॉज करते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ट्रिपैनोसोमा के बारे में। ट्रिपैनोसोमा एक ऐसा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है जो कि स्लीपिंग सिकनेस नाम की डिजीज़ को कॉज करता है। नेक्स्ट जो ग्रुप है उन्हें आप कहते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। ये है तो एक्वेटिक, लेकिन ये कैसे हैं, एक्टिवली मूविंग है। क्यों एक्टिवली मूविंग है, क्योंकि इनके पास में थाउजेंड्स ऑफ सीलिया हैं। और ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। दे हैव अ कैविटी कॉल्ड गलेट। कैविटी जो है जहाँ से वो खाना एंटर करता है, उस कैविटी को, उस खाली स्पेस को कहा जाता है गलेट। एंड दिस कैविटी ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। अब ये जितने भी सीलिया हैं, ये जितने भी थाउजेंड्स ऑफ सीलिया थे, राइट, ये कैसे एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में काम करते हैं और क्या करते हैं, सारे सीलियास को एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव कराते हैं, जिसके वजह से जो खाना होता है पानी में डिज़ोल्व फॉर्म में वो चला जाता है उसके गलेट के अंदर में, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं पैरामीशियम में। सी, ये रहा पैरामीशियम, दिस इमेज इज ऑफ पैरामीशियम। ये जो खाली स्पेस आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द गलेट, ऑल्सो कॉल्ड एज द कैविटी। और ये जो छोटे 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 टाइनी ब्रिसल्स आप देख रहे हैं, यही है उसके सीलिया। तो ये सारे सीलिया एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में काम करते हैं, जिसकी वजह से फूड क्या होता है, अंदर की तरफ जाते हैं। और ये सारे हैं उसके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। नेक्स्ट जो ग्रुप है उनके बारे में हम देखते हैं, वो है स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स का नाम ऐसा क्यों पड़ा, क्योंकि इनके पास में होता है एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इनमें से जो सबसे बदमाश है, सबसे नटखट है, वो है प्लाज्मोडियम, जिसे आप मलेरियल पैरासाइट के नाम से भी जानते हैं, और जो कि मलेरिया कॉज करता है। आगे बढ़ते हैं इस पूरे चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट किंगडम पे, दैट इज़ किंगडम फंजाई। ध्यान रखिएगा कि ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इस किंगडम को तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जा सकते। ये किंगडम काफ़ी यूनिक है क्योंकि इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, दे आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर, दैट मीन्स किसी और पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। और ना सिर्फ वो हेट्रोट्रॉफिक है, but also they show a great diversity in morphology in habitat. Morphology यानी कि वो फिज़िकली कैसा दिखता है, उसका फिज़िकल अपीयरेंस किस तरीके का है, और हैबिटेट यानी वो जगह जहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म रिसाइड कर रहा है, रह रहा है। और फंगस जो है ना, ये आपको सब जगह पे दिखेंगे। इन्हें हम कहते हैं कि ये कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि दे आर omnipresent
या फिर आप क्या कह सकते हैं, दैट मीन्स दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह पे। ऐसा नहीं कह सकते यहाँ पे नहीं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि मॉइस्ट ब्रेड से लेकर के रॉटन फ्रूट्स तक होते हैं। मशरूम्स, ये क्या है भाई, फंगस है। टॉडस्टूल्स, ये भी क्या है, फंगस है। मस्टर्ड लीफ पर आप जो वाइट स्पॉट्स देखते हैं वो भी क्या है, फंगस है। पर वो कैसे फंगस है, दे आर पैरासिटिक फंगस। क्यों? क्योंकि वो मस्टर्ड लीफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ जो फंगस हैं वो कैसे हो सकते हैं, यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं, जैसे कि ईस्ट जो आप यूज़ करते हैं ब्रेड में बनाने में, बियर बनाने में, ऑल दीज थिंग्स में यूज़ करते हैं। लेकिन सब यूज़फुल हों ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, कुछ डिजीज़ कॉजिंग भी हो सकते हैं, जैसे कि पक्सीनिया। ये एक ऐसा फंगस है जो क्या करता है, व्हीट रस्ट कॉज कर देता है। याद रखिएगा इसके नाम को, पक्सीनिया, वेरी इंपॉर्टेंट। और इन फंगस को ग्रो करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, वो है कि थोड़ा सा वार्म कंडीशन हो और थोड़ा सा ह्यूमिड हो। ये दो कंडीशंस अगर उनके पास में हैं, दैट मीन्स कि दीज टू आर फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फंगस। फेवरेबल कंडीशन। तभी आप सोचिए कि आप खाना रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, ताकि वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन रह सके, ह्यूमिडिटी मेंटेन रह सके और आपका खाना क्या हो, बर्बाद ना हो। ईस्ट को छोड़ करके बाकी जितने भी फंगस हैं वो कैसे हैं, फिलामेंटस हैं, यानी कि काफ़ी ढेर सारे फिलामेंट्स हैं। और वो फिलामेंट्स क्या चीज़ के बने होते हैं, वो बने होते हैं हाइफे के। अब ये हाइफे क्या है भाई, दे आर लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिन्हें आप क्या कहते हैं, हाइफे। अगर एक सिंगल है तो उसे आप क्या कहेंगे, हाइफा। लेकिन बहुत सारे हाइफे हैं, यानी कि बहुत सारा नेटवर्क है हाइफे का, तो उसे आप क्या कहेंगे, माइसीलियम कहेंगे, यानी कि ग्रेटर देन 1। इसे हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। अगर इस तरीके का एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर हुआ, दैट इज़ हाइफा। लेकिन वहीं पे पूरा इस तरीके का नेटवर्क बन जाए तो उसे आप क्या कहेंगे, माइसीलियम कहेंगे। दिस इज हाइफा एंड दिस इज माइसीलियम। यहाँ पे एक और टर्म आपको समझना होगा, वो है सीनोसिटिक हाइफे। सीनोसिटिक से आप क्या समझते हैं, सीनोसिटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, यानी कि बहुत ढेर सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, बहुत ढेर सारे न्यूक्लियस का प्रेजेंट होंगे, यानी कि सीनोसिटिक कंडीशन, जिसे आप मल्टी न्यूक्लिएटेड भी कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी कहते हैं। ये कब हो सकता है, कब हो सकता है, जब आपका कैरियोकाइनेसिस तो हो जाए। कैरियोकाइनेसिस यानी कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन हो जाए लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो। साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो दिस रिजल्ट्स इनटू सीनोसिटिक और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ये देखिए, अगर एक ही सेल के अंदर में हम बहुत सारे न्यूक्लियस बना दें तो उसे आप क्या कहेंगे, सीनोसिटिक हाइफे। समझ में आ गई बात। और ये जो इस तरीके के आप लाइंस देख सकते हैं, इन्हें आप कहते हैं सेप्टा। सेप्टा, या फिर इन्हीं को और आप क्या कह सकते हैं, क्रॉस वॉल्स। सेप्टा और क्रॉस वॉल्स। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। फंगस का जो सेल वॉल है वो बना होता है काइटिन का और पॉलीसैकेराइड्स का। यू मस्ट रिमेंबर दिस। ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि मोस्ट फंगस आर हेटेरोट्रॉफिक, यानी किसी और पे डिपेंडेंट होगा खाने के लिए। लेकिन हेटेरोट्रॉफिक को भी आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स या फिर सिम्बायंट्स। क्या क्या है सारे टर्म समझते हैं। सैप्रोफिटिक कंडीशन यानी कि जो फंगस है वो एब्जॉर्ब कर रहा है ऑर्गेनिक मटेरियल को डेड और डीकेइंग सब्सटेंसेस से और फिर अपना न्यूट्रिएंट्स वहाँ से ले रहा है। पैरासाइट यानी किसी और होस्ट ऑर्गेनिज्म, और वो होस्ट कैसा होगा, लिविंग होगा, उस पर डिपेंडेंट है
और उसको नुकसान भी पहुंचाएगा, उसे कहेंगे पैरासिटिज्म। सिम्बायोन्स, ये बड़ा अच्छा चीज़ है। सिम्बायोन्स में कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, दोनों का फ़ायदा होगा। भाई तू मेरा ये काम कर दे, मैं तेरे लिए ये काम कर देता हूँ, दोनों का फ़ायदा है, मिलजुल के रहते हैं, दैट इज़ सिम्बायोन्स। ठीक है। इसमें एक क्लासिक एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं माइकोराइज़ा का। माइकोराइज़ा में जहाँ पर फंगस जो है वो रूट्स के साथ में एसोसिएट हो जाता है, दैट इज़ माइकोराइज़ा। वहीं पे एक और क्लासिक एग्जाम्पल है, दैट इज़ लाइकेंस। अगर फंगस आपके एल्गे के साथ में एसोसिएटेड है, दैट इज़ उनका रिलेशनशिप को कहेंगे लाइकेन। और अगर वहीं वो रूट के साथ में एसोसिएटेड है तो उसे आप कहेंगे माइकोराइज़ा। आप आर और आर के टर्म्स में याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हम ये पढ़ते हैं कि फंगस में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो फंगस में रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव मीन्स के थ्रू, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आप बात कर रहे हैं। एसेक्सुअल में भी कौन सा, फ्रैगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, आई डोंट थिंक आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स गिवन दिखेंगे, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स, और oospores, ascospores एंड basidiospores। ये स्पोर्स हैं क्या चीज़? ये स्पोर की हेल्प से फर्दर रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन वाया स्पोर्स। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो पहले लिस्टेड हैं ये सारे के सारे कैसे हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। और ये जो बाद में लिस्टेड हैं दैट इज़ oospores, ascospores एंड basidiospores, दीज आर सेक्सुअल स्पोर्स। और ये जो अलग अलग स्पोर्स हैं ये डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स के अंदर में पाए जाते हैं, जिसे आप फ्रूटिंग बॉडीज़ के नाम से जानते हैं। जो सेक्सुअल साइकिल है फंगस में वो 3 स्टेप्स फॉलो करती है। क्या है वो 3 स्टेप्स, आइए जानते हैं। सबसे पहला स्टेप है प्लाज्मोगैमी, दूसरा स्टेप है कैरियोगैमी और तीसरा स्टेप है मियोसिस। ये तीनों आर मस्ट लर्न। ओके, तीनों को समझते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ आपको, शब्दों को तोड़िए, स्प्लिट करिए और समझते हैं। देखिए, गैमी का मतलब होता है शादी करना, यानी कि आप फ्यूजन या फिर मैरिज की बात कर रहे होते हैं। प्लाज्मो इज रेफरिंग टू द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म यानी कि एक सेल के अंदर जितना भी लिविंग कंटेंट है, बी इट द साइटोप्लाज्म और द न्यूक्लियस, दोनों को मिलाकर ही आप कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या है आपका प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म प्लस द न्यूक्लियस, यानी कि जितना भी लिविंग कंटेंट है। उन लिविंग कंटेंट की क्या होता है, फ्यूजन होता है। अब ये फ्यूजन 2 मोटाइल स्पोर्स के बीच में हो सकता है या फिर 2 नॉन मोटाइल स्पोर्स के या गैमीट्स के बीच में हो सकता है। हो गया प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन। नेक्स्ट आप बात करते हैं कैरियोगैमी। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और गैमी का मतलब तो होता है फ्यूजन, यानी कि फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। बन गया। अभी बन गया आपका डिप्लॉइड। अगर 2 न्यूक्लियस फ्यूज़ करेगा तो जो भी है वो डिप्लॉइड कंडीशन आ गया। कैरियोगैमी रिजल्ट्स इनटू डिप्लॉइड स्टेज। डिप्लॉइड स्टेज के बाद आप क्या करते हैं, मियोसिस कराते हैं। जो जाइगोट बनाना उसमें आप मियोसिस कराते हैं, जिसके वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। डिप्लॉइड से अभी क्या हो गया, हैप्लॉइड हो गया। कैसे हैप्लॉइड हो गया, मियोसिस कराया ना आपने। मियोसिस कराने से क्यों भाई, क्योंकि मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को रिड्यूस कर देता है, हाफ कर देता है। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा होता है कोई फंगस तो 2 हैप्लॉइड हाइफे एक जगह आते हैं, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, कंपैटिबल होने चाहिए और फ्यूज़ कर जाते हैं। ठीक है, ये जो हैप्लॉइड बने ऐसे 2 हैप्लॉइड आएंगे और फ्यूज़ कर जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कुछ फंगस में ये फ्यूजन के बाद तुरंत ही डिप्लॉइड सेल बन जाता है, इमीडिएटली डिप्लॉइड सेल्स बन गए। लेकिन कुछ में ऐसा नहीं होता है, जैसे कि आपके हो गए एस्कोमाइसिटीज़ और बसीडियोमाइसिटीज़। इनमें एक इंटरवीनिंग स्टेज होता है और वो कैसा होता है, डाइकैरियोटिक स्टेज होता है। यानी कि एक
सेल में 2 न्यूक्लियस एक टाइम पे प्रेजेंट रहेगा। ऐसे कंडीशन को आप डाइकैरियन कहते हैं एंड द फेज इज कॉल्ड एज डाइकैरियो फेज। याद रखिएगा किस में होता है आपके एस्कोमाइसिटीज में एंड बसीडियोमाइसिटीज में। ठीक है, ये जो इंटरमीडिएट स्टेज रहा उसमें N+N ये 2 अलग अलग न्यूक्लियस रहते हैं, यानी कि 2 न्यूक्लियस, और फिर कुछ टाइम के बाद में दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ कर जाते हैं और डिप्लॉइड सेल बना लेते हैं जो कि पेरेंटल न्यूक्लियाई कहलाता है। ये सेम पॉइंट हमने अभी ऊपर डिस्कस करा कि फंगस फ्रूटिंग बॉडीज़ में रिडक्शनल डिवीजन कराता है। रिडक्शनल डिवीजन यानी मियोसिस। अभी आपने पढ़ा ना यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करा, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स बीइंग गिवन इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। किंगडम फंजाई को हमने और फर्दर क्लासिफाई करा है। ठीक है, कैसे क्लासिफाई करा है, वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए। पहला आपने करा है बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, दूसरा है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड तीसरा है फ्रूटिंग बॉडी। इनके बेसिस पर आपने किंगडम फंगस को क्लासिफाई करा है अलग अलग क्लासेस में। आइए जानते हैं। सबसे पहला क्लास है फाइकोमाइसिटीज के। फाइकोमाइसिटीज के जितने भी मेंबर्स हैं वो जनरली पानी में पाए जाते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट्स में रहते हैं, या फिर डीकेइंग वुड्स पे भी रह सकते हैं, लेकिन इनको नमी पसंद है। ठीक है, जहाँ पे भी मॉइस्चर मिलेगा, डैम्पनेस मिलेगा, पानी मिलेगा, वो वहीं पर पाए जाएंगे। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। मस्ट लर्न। ओके, माइसीलियम कैसा होता है, एसेप्टेट, यानी कि कोई भी सेप्टा, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था ना सेप्टा, कोई सेप्टा नहीं होता है। बायो में आप कहीं पर भी ए वर्ड यूज़ कर देंगे, ए मतलब एब्सेंट। क्या एब्सेंट है, यानी कि यहाँ पे सेप्टा नहीं है। क्लियर है ये बात। और कैसे होंगे, सीनोसिटिक होंगे। सीनोसिटिक यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ये करते हैं, कौन, फाइकोमाइसिटीज, ये कैसे करते हैं, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली वाया जूस्पोर्स और बाय ए प्लानोस्पोर्स। अब याद रखिएगा कि ये जो जूस्पोर है और जो ए प्लानोस्पोर है दोनों ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है, लेकिन जो जूस्पोर होते हैं वो मोटाइल होते हैं और जो ए प्लानोस्पोर होते हैं वो नॉन मोटाइल हो सकते हैं। यहाँ पे आपको मिक्स मैचिंग करके दे सकते हैं और यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। और ये जो स्पोर्स हैं ये एंडोजिनसली बनते हैं। एंडो का मतलब होता है अंदर की तरफ, इनवर्डली। ओके, अंदर की तरफ बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं, जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होते हैं जिन्हें आप स्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है, फिर जो जाइगोस्पोर बनता है, कैसे बनता है भाई जाइगोस्पोर, 2 गैमीट्स आते हैं, फ्यूज़ करते हैं और जाइगोस्पोर बना लेते हैं। अब ये जो गैमीट्स हैं या तो ये सेम हो सकते हैं, आइसो का मतलब होता है सेम, और गैमिस हम लोग गैमीट के लिए यूज़ कर रहे हैं। आइदर द zygospore can be formed by the fusion of 2 similar gametes or 2 dissimilar के लिए आप एनाइसोगैमस या ओगैमस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आपको फाइकोमाइसिटीज के कुछ एग्जाम्पल्स को भी याद रखना पड़ेगा, जैसे कि आपका हो गया म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो। साथ में उनके साथ जो टाइटल्स गिवन हैं, जैसे कि आप राइजोपस को क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड कहते हैं, एल्ब्यूगो को क्या कहते हैं, पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड कहते हैं। और साथ साथ में उनका डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए। ये जो पहला फिगर है ये है आपका म्यूकर का, जिसे आपने क्या कहा कि वो फाइकोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। जो दूसरा डायग्राम गिवन है दैट इज ऑफ एस्परजिलस, इसे आप क्लास 12 में भी पढ़ेंगे। एस्परजिलस नाइगर बहुत यूज़फुल है। नेक्स्ट ये जो सी है दिस इज़ योर
agaricus. तो आपको figure along with its labeling and along with whatever point I have highlighted and explained, you must remember it. And if you have any doubts, you can ask in the comment section, okay? नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज़ के। एस्कोमाइसिटीज़ को आप सैक फंगस भी कह सकते हैं। याद रखने के लिए बस रीअरेंज कर दीजिएगा ASC एंड SAC। दीज एस्कोमाइसिटीज़ आर मोस्टली मल्टी सेल्यूलर, जैसे कि आपका पेनिसिलियम, या फिर बहुत कम यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं जो आपने ऊपर पढ़ा, कौन, ईस्ट, ठीक है, जैसे कि सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी पूरा नाम है, पढ़ेंगे आप क्लास 12 में डिटेल में। ना सारे के सारे फंगस कैसे हो सकते हैं, कैसे होते हैं, दे आर हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफ में भी कैसे, सैप्रोफिटिक यानी डेड डिकेइंग वाला से न्यूट्रिएंट डिसॉल्व कर लेगा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, डिकम्पोज करेगा। पैरासिटिक हो सकते हैं, किसी लिविंग होस्ट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होगा, या फिर कॉप्रोफिलस होंगे। कॉप्रोफिलस आई गेस ये आपके लिए नया टर्म होगा, यानी कि ये डंग पे, गोबर पे ग्रो करेगा, तो उसे कहेंगे कॉप्रोफिलस। इनके जो माइसीलियम होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं और उनमें सेप्टम प्रेजेंट होता है। तो आप याद रखेंगे कि जो माइसीलियम है दैट इज द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, किसके, एस्कोमाइसिटीज़ के। आपको अलग अलग फंगस के बारे में, अलग अलग क्लासेस के बारे में याद रखना पड़ेगा, किसमें किस तरीके का माइसीलियम प्रेजेंट है, कैसा एसेक्सुअल स्पोर है, एंडोजेनसली बन रहा है कि एक्सोजेनसली बन रहा है, क्या नाम है, क्या एग्जाम्पल्स हैं और क्या टाइटल्स उनके साथ में एसोसिएटेड। बस इतना काम कर लीजिए, यू विल बी सॉर्टेड। अब इनके जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं उनको आप क्या कहते हैं, कोनिडिया, और ये बनते हैं एक्सोजेनसली यानी कि फ्रूटिंग बॉडी के बाहर में, जिनके लिए स्पेशल माइसीलियम का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें कहते हैं कोनिडियोफोर्स। याद रखिएगा, कोनिडिया और कोनिडियोफोर्स। यही जो कोनिडिया है ये जर्मिनेशन के बाद में माइसीलियम को बनाता है। अब इनका जो सेक्सुअल स्पोर है उसे आप कहते हैं एस्कोस्पोर। कोनिडिया, दिस इज एसेक्सुअल स्पोर, और एस्कोस्पोर ये कैसा है, सेक्सुअल स्पोर है। इन्हीं छोटी छोटी बातों का, की डिटेल्स का ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि आप एक नीट एस्पिरेंट हैं, आप कोई भी छोटी से छोटी डिटेल को मिस नहीं कर सकते। एक और डिफरेंस क्या है कि ये कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर तो है पर वो एक्सोजेनसली बनता है, यानी कि बाहर की तरफ। एस्कोस्पोर सेक्सुअल स्पोर है लेकिन वो एंडोजेनसली बनता है, यानी कि अंदर की तरफ। और अंदर की तरफ अगर बन रहे हैं तो कोई सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे आप एस्कस कहते हैं, प्लूरल इज एस्काई, ओके। यही एस्कस या एस्काई जो है कलेक्टिवली अरेंज होते हैं अलग अलग टाइप्स में और फ्रूटिंग बॉडी को बना लेते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, एस्कोकार्प। तो एस्कोकार्प आप फ्रूटिंग बॉडी के लिए यूज़ कर रहे हैं, एंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं। ये सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे। क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्विकली देखते हैं। एस्परजिलस हो गया, क्लाविसेप्स हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया, ठीक है। क्योंकि न्यूरोस्पोरा को आप एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में, इसीलिए आप कहते हैं न्यूरोस्पोरा को, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। क्योंकि ड्रोसोफिला पे ही हम बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स। और भी कुछ आपको मिलेंगे जैसे कि मॉरल्स और ट्रफल्स। याद रखिएगा ये एडिबल है, यानी कि इन्हें खाया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा क्लास है वो है बसीडियोमाइसिटीज़, जिन्हें आप क्या कहते हैं, आम भाषा में आप इन्हें क्या कहते हैं, मशरूम्स कहते हैं, राइट। या फिर ब्रैकेट फंगस भी कह सकते हैं या पफ बॉल्स भी कह सकते हैं। कितने लोग हैं जिन्हें मशरूम पसंद है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये कैसे होते हैं, पैरासिटिक इन नेचर है,
जैसे कि रस्ट हो गया, स्मट हो गया, अभी आप ऊपर भी पढ़े थे ना मस्टर्ड वाला, ये सारे बसीडियोमाइसीटीज ही कॉज करते हैं। इनके जो माइसीलियम है वो ब्रांच्ड होते हैं और उनमें सेप्टम प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स दे आर ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। इनमें एसेक्सुअल स्पोर जनरली नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली? दे रिप्रोड्यूस वाया फ्रैगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि क्या टॉकिंग अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वो कैसे होता है? फ्रैगमेंटेशन के थ्रू। इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स है वो एब्सेंट होता है, लेकिन प्लाज्मोगैमी होता है भाई। प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप। अलग अलग स्ट्रेन के प्लाज्मा के प्रोटोप्लाज्म को आप क्या करते हैं? एक जगह लाते हैं और उनको क्या करते हैं? फ्यूज़ करा देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एक डाइकैरियोटिक स्टेज बनता है और फिर अल्टीमेटली बसीडियम बन जाता है। कैरियोगैमी और मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बसीडियम प्रोड्यूसिंग 4 बसीडियोस्पोर्स, राइट? आपने पढ़ा है मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, देयरफॉर 4 basidiosپورس are formed, and these basidiosپورس are again they are produced exogenously। कहाँ पे बनता है? बसीडियम के अंदर में, ठीक है। और फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर अरेंज होता है। फ्रूटिंग बॉडीज़ को आप कहते हैं बसीडियोकार्प्स। ना कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि हम सबका फेवरेट अगैरिकस जो कि मशरूम है, उस्टिलागो जो कि स्मट कॉज करता है, पक्सीनिया जो कि रस्ट कॉज करता है। तो जो ये डिजीज़ कॉज करते हैं उन्हीं के बेसिस पे इनका नाम भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज़ के बारे में। वन मोमेंट, या ड्यूटेरोमाइसीटीज़ के मेंबर्स जनरली डीकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, और इन्हें आप इम्परफेक्ट फंगस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इम्परफेक्ट फंगस? क्योंकि इनका सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज हमें पता है, सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव फेज जो गैमेटिक फ्यूजन के थ्रू होता है वो हमें नहीं पता है। तो यहाँ से असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्या होता है कि जब हमें इनका सेक्सुअल फॉर्म पता चलता है तो इन्हें हम किसी और क्लास में रख देते हैं, ठीक है। इट इज़ therefore possible that the asexual and vegetative stage have been given one name and placed under deuteromycetes, and the sexual stage, that is the another one, and placed under different class. Later, when the linkages were established, the fungus were correctly identified and moved out of deuteromycetes। यानी कि हमें उनका जब सेक्सुअल फॉर्म पता चलता है तो उन्हें हम किसी और किंगडम में रख देते हैं। ड्यूटेरोमाइसीटीज़ का सिर्फ और सिर्फ ओनली द एसेक्सुअल स्टेज इज नोन टू अस। और जब परफेक्ट स्टेज पता चलता है यानी कि सेक्सुअल स्टेज पता चलता है तो उन्हें या तो हम एस्कोमाइसीटीज़ में डाल देते हैं या फिर बसीडियोमाइसीटीज़ में डाल देते हैं। तो यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर की तो बात ही नहीं आएगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात आएगी? एसेक्सुअल स्पोर की, जिसे आप क्या कहते हैं? कोनिडिया कहते हैं। माइसीलियम कैसा है? सेप्टेट है और ब्रांच्ड है, ठीक है। सैप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, लेकिन लार्जली कैसे? डीकम्पोजर्स है, ठीक है। और मिनरल साइक्लिंग में भी हेल्प करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या क्या है? ऑल्टरनेरिया हो गए, कोलेटोट्राइकम हो गया, या फिर ट्राइकोडर्मा हो गया। फंगस क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांटे और एनिमेलिया की। तो प्लांटे और एनिमेलिया किंगडम के आपको सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन मिलेगा इस चैप्टर में, क्योंकि इनके लिए पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है जो है कि है आपका चैप्टर 3 और चैप्टर 4। दिस इज़ जस्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट जो कि यहाँ पे लिस्टेड है ना, दीज आर जस्ट द इंट्रोडक्शन, पर फिर भी हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं और बाकी जो डिटेल्स है वो हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। किंगडम प्लांटे में सारे के सारे कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस वाले। क्लोरोफिल कंटेनिंग, क्लोरोफिल क्या है? एक ऐसा पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, लाइट अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है।
और क्योंकि ये क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं तो इनके मेजॉरिटी मेंबर्स आर ऑटोट्रॉफ इन नेचर। लेकिन सारे के सारे ऑटोट्रॉफ होंगे क्या? नहीं, कुछ जो इनके मेंबर्स हैं वो कैसे हैं, वो पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक है, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो गए या फिर पैरासाइट्स हो गए। एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ब्लैडरवर्ट और विनस फ्लाई ट्रैप, दे आर इंसेक्टिवोरस प्लांट। और जो कसकटा है ये एक पैरासिटिक प्लांट है। प्लांट सेल्स कैसे हैं? यूकैरियोटिक इन नेचर, यूकैरियोटिक इन नेचर, और इनमें प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट होता है। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ही तो क्लोरोफिल लोकेटेड होता है। क्लोरोफिल के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम उनके बारे में भी आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इनका जो सेल वॉल है वो क्या चीज़ से बना होता है? द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। आपको याद रखना पड़ेगा कहाँ पे सेल वॉल है, कहाँ पे नहीं है। अगर है तो क्या चीज़ का बना हुआ है, ठीक है। प्लांट किंगडम प्लांटे को आप अलग अलग पार्ट्स में फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं। एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में इसे डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। इनके लाइफ साइकिल में अलग अलग फेजेस होते हैं, स्पेशली कैसे? टू डिस्टिंक्ट फेजेस, द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक स्टेज, ठीक है। गैमेटोफिटिक कैसा होगा? हैप्लॉयड होगा, और स्पोरोफिटिक कैसा होगा? डिप्लॉयड स्टेज होगा, और ये आपस में अदली बदली करते रहते हैं। हैप्लॉयड और डिप्लॉयड कितना लंबा होगा, या फिर ये फेज़ फ्री होगा या फिर किसी और पे डिपेंडेंट होगा, ये वेरी करता है अलग अलग ग्रुप में। जो हमने अलग अलग ग्रुप्स पढ़े ना, एल्गे, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, इनमें अलग अलग में वेरी करता है। और क्योंकि ये चेंज करते रहते हैं अपने आप को, इसी को कहते हैं ऑल्टरेशन ऑफ generation. The switching between the gametophytic stage and the sporophytic stage is called as alteration of generation. यानी कि gametophytic से या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है, स्पोरोफिटिक और स्पोरोफिटिक से गैमेटोफिटिक, ठीक है। ये अलग अलग स्टेजेस जो हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका स्पोरोफिटिक स्टेज और ये हो गया आपका गैमेटोफिटिक स्टेज। इसका क्या लेंथ होगा, कितना लंबा स्पोरोफिटिक स्टेज रहेगा, ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में वेरी कर सकता है। स्पोरोफिटिक किस पे डिपेंडेंट है या फिर फ्री लिविंग है, गैमेटोफिटिक डिपेंडेंट है या फ्री लिविंग है, ये हम देखेंगे। आई गेस ये आपके प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में से डिलीटेड पोर्शन में आएगा, जो कि कंसाइज एनसीईआरटी आई है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये यहाँ पर गिवन है आप उसको स्किप नहीं कर सकते। आप प्लीज़ इसके PYQs को गो थ्रू करिएगा। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट किंगडम एनिमेलिया। इसे भी हम चैप्टर 4 में काफ़ी डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी एक जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं कि किंगडम एनिमेलिया में आप कैसे रखते हैं, हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोट्स को रखते हैं, ठीक है। ये कैसे हैं, मल्टी सेल्यूलर है, क्योंकि आप एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इनमें सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल इज एब्सेंट। ये प्लांट्स पर डायरेक्टली डिपेंडेंट हो सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो सकते हैं। अगर ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है तो इन्हें आप क्या कहेंगे? इफ़ दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स दे आर कॉल्ड एज herbivores, एंड इफ़ दे आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स, यानी कि आप फूड चेन को कंसिडर अगर कर रहे हैं तो आप उसमें कार्निवोर्स का नाम जानेंगे, क्योंकि कोई भी कार्निवोर किसी हर्बीवोर को खाएगा। जैसे मान लो कि कोई शेर है, जैसे फॉर एग्जांपल लायन, ओके, वो किसको खाया? फॉर एग्जांपल रैबिट को। तो रैबिट जिंदा रहने के लिए किसको खाएगा? प्लांट को। तो ये डायरेक्टली डिपेंडेंट तो नहीं है, इनडायरेक्टली डिपेंडेंस अभी देखा ना आपको। लेकिन रैबिट ये कैसे? दिस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट एंड दिस इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट। समझ आ गया? और ये जो एनिमल्स हैं ये अपना खाना कैसे डाइजेस्ट करते हैं? अंदर वाली कैविटी में, ठीक है। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आप कहते हैं
होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और खाना डाइजेस्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा है उसे ग्लाइकोजन या फैट के जैसा स्टोर कर लेते हैं। सी इट्स गिवन होलोजोइक क्योंकि वो इंजेक्शन करता है खाने का। डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न को फॉलो किया जाता है और डेफिनेट शेप और साइज अटेन होता है अडल्टहुड पे पहुंचने के बाद। जो हायर फॉर्म्स हैं वो काफ़ी एडवांस सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म शो करते हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह तक। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? कॉप्यूलेशन के थ्रू, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट्स एक जगह पे आते हैं। मेल गैमीट is being released inside the female reproductive tract and they are allowed to fuse together और फिर embryological development होता है। डिटेल बाकी चैप्टर 4 में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिन्हें घर से निकाला हुआ लोग हैं जो कि वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस और लाइकेंस, इनके बारे में हम ज़रा सा पढ़ते हैं। क्यों घर से निकाला हुआ कह रहे हैं? क्योंकि इनका कोई जिक्र ही नहीं है आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। विटेकर चचा ने इन्हें जगह नहीं दी है, ठीक है, कोई जगह नहीं है। क्यों जगह नहीं है उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। आप जो ये कह रहे हैं कि वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन, व्हाई? क्योंकि दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। यहाँ पे कह रहे हैं ट्रूली लिविंग नहीं कह रहे हैं, मतलब कि दो चीज़ें हैं यहाँ पे शब्द, ट्रूली और दूसरा लिविंग। लिविंग यानी कि जिंदा है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, तभी आप लिविंग कह रहे हैं। पर ट्रूली लिविंग क्यों नहीं कह रहे? वाई नॉट ट्रूली? क्यों? क्योंकि अगर वो किसी होस्ट की बॉडी के बाहर है, यानी कि आउटसाइड द होस्ट है, तो वो कैसे है? नॉन लिविंग है। और वही वो होस्ट के बॉडी के अंदर है, इनसाइड है, और उसकी मशीनरी पे कब्जा जमा लिया, तब वो कैसा है? लिविंग है। क्योंकि वो दोनों नेचर शो कर रहा है, डुअल नेचर शो कर रहा है ना। जो भी आपके वायरसेस हैं और उससे छोटे पार्टिकल्स, वो कैसे डुअल नेचर शो कर रहा है, इसीलिए उसे आप ट्रूली लिविंग नहीं कहते। और ये आपका असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है। देखो, कोई भी असर्शन आपको गिवन रहेगा, ये देखिए यहाँ पे आपको एक असर्शन गिवन है और ये रहा उसका रीज़न। तो कोई भी असर्शन रीज़न को सॉल्व करने का तरीका है कि आप एक कंजंक्शन का इस्तेमाल करें और कंजंक्शन का इस्तेमाल करके असर्शन और रीज़न को ऐड कर दें, यानी कि दो अलग अलग सेंटेंसेस से आप एक ही सेंटेंस बना दें। जब ये एक सेंटेंस, जब देखो ये एक सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस बना रहा है, दैट मीन्स कि असर्शन रीज़न सही है और रीज़न जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अगर रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दैट मीन्स कि सिंस या कोई भी कंजंक्शन लगाने के बाद में वो कंप्लीट सेंस नहीं बनाएगा। सिंपल, कभी गलत नहीं होगा आपका आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरसेस के बारे में। वायरसेस कैसे? नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि उनके पास खुद की कोई सेल्यूलर मशीनरी नहीं होती है। कहीं पे भी लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए हम क्या कहते हैं? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है। वायरसेस ऑन द अदर हैंड, उनके पास में कंप्लीट सेल्यूलर मशीनरी नहीं होती है, ठीक है, एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। तो वो कैसा हो गया? नॉन लिविंग हो गया। समझ आ गई बात? अब ये क्या करते हैं, जैसे किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं, उसकी मशीनरी पे पूरा का पूरा कब्जा कर लेते हैं और अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद काम हो जाने के बाद में होस्ट को मार देते हैं। वायरस जो नाम है उसका मतलब होता है वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड। डिमित्री इवानोव्स्की जो थे, उन्होंने रिकग्नाइज करा था अलग अलग माइक्रोब्स को जो कि मोज़ाइक डिजीज़ कॉज कर रहे थे टोबैको में। लेटर इट वाज फाउंड टू बी
स्मॉलर देन बैक्टीरिया, क्योंकि वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के थ्रू पास कर गए थे। ठीक है, तो आपने जाना कि बैक्टीरिया से भी छोटा अगर कुछ है वो है वायरस। जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है M.W. बिजनिक, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करा था दैट extract of infected plant of tobacco could cause infection in healthy plant and name the new pathogen virus। यानी कि नेमिंग किसने करी, नामकरण किसने करी, और इस फ्लूइड को नाम रखा कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। यानी कि M.W. बिजनिक ने क्या करा था कि इन्फेक्टेड टबैको प्लांट से एक एक्सट्रैक्ट निकाला और उसे हेल्दी प्लांट के पास में रखा। ऑब्वियस सी बात है वायरस ट्रांसफ़र हुआ होगा तभी हेल्दी प्लांट को डिजीज़ हुआ, क्योंकि ये जो इन्फेक्शियस फ्लूइड था वो कैसा था, लिविंग था, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड था, इसीलिए उन्होंने कहा कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं W.M. स्टैनली ने, उन्होंने देखा कि वायरसेस को आप क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं, और ये जो क्रिस्टल्स थे वो लार्जली प्रोटीन्स के बने होते थे। वो इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल्स होते थे एंड दे बिहेव एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कमिटेड, कंपल्सरी, इसके अलावा और कुछ वो शो ही नहीं कर सकता है। जो वायरसेस थे उनके पास भी जेनेटिक मटेरियल होगा, और उनका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट कैन आइदर बी RNA और DNA। कोई भी वायरस ऐसा नहीं जिसके पास में दोनों होगा, या तो आपके पास में RNA होगा या तो DNA होगा, तभी आप आइदर शब्द का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ पैटर्न फॉलो होते हुए दिखा है कि प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरस जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते थे, और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते थे वो या तो सिंगल या तो डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA, दोनों में से कुछ भी हो सकता था। ठीक है, वायरसेस क्या है भाई, दे आर न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी कि दो शब्द अगेन, न्यूक्लियो और प्रोटीन, रेफरिंग टू द जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस वाला पोर्शन, न्यूक्लियस यानी जेनेटिक मटेरियल, और उसके अराउंड प्रोटीन कोटिंग होगा फॉर द प्रोटेक्शन। और यही प्रोटीन कोड जो न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट है, या जो न्यूक्लियस तो ऐसे हम प्रॉपर नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है, सेल भी नहीं है। ठीक है, जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल है उसके अराउंड एक प्रोटीन कोटिंग प्रेजेंट होता है, और इस प्रोटीन कोटिंग को आप क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, जो कि छोटे छोटे सब यूनिट से बना होता है जिन्हें आप क्या कहते हैं, कैप्सोमियर्स। और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है TMV का, दैट इज़ द टबैको मोजाइक वायरस, दिस इज़ कैप्सिड, और ये जो छोटे छोटे लेयर्स हैं, स्मॉल सब यूनिट, दीज आर कॉल्ड एज द कैप्सोमियर्स। दिस इज़ अ TMV, टोबैको मोजाइक वायरस। और ये जो B वाला डायग्राम है, दिस इज़ अ बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज यानी कि एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दे। हाँ भाई, वायरस ऐसे भी होते हैं जो बैक्टीरिया को डिजीज़ करते हैं। बैक्टीरिया तो खुद ही इतना छोटा, उसको भी इन्फेक्ट करने वाला वायरस है, सोच सकते हो। अब देखो इसके क्या क्या पार्ट है, एक हो गया हेड पोर्शन, दूसरा हो गया कि उसका कॉलर पोर्शन, नेक्स्ट है उसका स्पाइरल शीट पोर्शन, और उसके फाइब्रस टेल पोर्शन। सिंपल 4 पोर्शन है आपके बैक्टीरियोफाजिस के, यानी कि वायरसेस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, इन्फेक्ट करेगा और डिजीज़ कॉज करेगा। और ये ना बहुत सारे डिजीज़ कॉज करता है, जैसे कि मम्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हर्पीस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, एड्स हो गया। ये सारे अलग अलग डिजीज़ेस कौन कॉज कर रहे हैं, वायरसेस कॉज कर रहे हैं। और प्लांट्स में भी कॉज करता है, उसको भी नहीं छोड़ता है, जैसे कि मोजाइक फॉर्मेशन हो गया, लीफ रोलिंग हो गया, उसका कर्लिंग हो गया, लीफ कर्लिंग, येलोइंग हो गया, वेन क्लियरिंग हो गया, डॉफिंग और स्टंटेड ग्रोथ। ये सारे एनिमल्स को भी डिजीज़ कॉज करते हैं और प्लांट्स को भी डिजीज़ कॉज करता है। इसके ना कुछ छोटे पैकेट्स भी होते हैं। टियो डाइनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर करा
एक नया इन्फेक्शियस एजेंट जो कि वायरस से भी छोटा था, सोच लो भाई, और उसका नाम रखा वायरॉइड्स। ये क्या करता था ना, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ कॉज करता था, और फाउंड करा गया कि इट वॉज फ्री आरएनए, इट लैक द प्रोटीन कोड। जो आगे हमने पढ़ा ना न्यूक्लियो प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन कोड ही नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ फ्री आरएनए हवा में घूम रहे हैं आरएनए, और जहाँ जाके क्या कर रहा है, डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। और जो आरएनए वो कैसे है, लो मॉलिक्यूलर वेट का है। अब आपने सोचा वायरॉइड तक आके कहानी हो गई ख़त्म, नहीं भाई, इससे भी छोटे कौन है भाई, प्रायन से छोटे आपको सिर्फ नाम में लग रहे होंगे, लेकिन ये ऑलमोस्ट सिमिलर है वायरस के साइज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये प्रायन्स क्या है, अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन से, यानी प्रोटीन कोटिंग जो था, ये प्रोटीन जो था वो फोल्डिंग उसमें अब नॉर्मली प्रेजेंट है, और वो अलग अलग डिजीज़ कॉज करता है, जैसे कि बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जिसे आप कॉमनली बीएसई कहते हैं, या फिर मैड काउ डिजीज़, या फिर क्रूट्सफेल्थ जेकब डिजीज़। ये सारे कौन कॉज करते हैं, प्रायन्स कॉज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ पर, कि वायरस और प्रायन्स का साइज़ ऑलमोस्ट सेम है, और वायरॉइड्स उससे छोटे हैं साइज वाइज। द लास्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऊपर में, लाइकेंस। याद करो कब, जब हम फंगस पढ़ रहे थे ना, तब आपने पढ़ा था कि एल्गे और फंगस एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, यानी कि म्यूचुअली यूज़फुल होते हैं दोनों। याद करो मैंने बताया था, प्लस और प्लस दोनों का फ़ायदा होगा। तू भाई मेरा काम कर दे, मैं तेरा काम कर दूंगा। ठीक है, कैसे तू मेरा काम कर दे, अलगा क्या करता है, खाना बना देता है फंगस के लिए, और फंगस क्या करता है, उसके लिए शेल्टर प्रोवाइड करता है और मिनरल न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्व करके देता है, पानी भी देता है अपने दोस्त के लिए। नाम थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं फाइकोबॉयंट कहते हैं, किसको, एल्गल कंपोनेंट को। और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसे आप क्या कहते हैं, माइकोबायंट होते हैं। दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे की काफ़ी हेल्प करते हैं। जो एल्गल कंपोनेंट है जो कि फाइकोबायंट है, वो कैसा है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट मोड को फॉलो करते हैं। दिस इज ऑटोट्रॉफ and this behaves as a heterotroph। और ये जो लाइकेन है ना, ये बड़ी काम की चीज़ है, ये पोल्यूशन के बड़े अच्छे इंडिकेटर होते हैं, क्योंकि जहाँ पे पोल्यूशन होता है वहाँ पे वो ग्रो ही नहीं करते। इसे हम पढ़ेंगे क्लास 12 में बिस्टन बिट्यूलेरिया वाले केस में। याद करो, जब इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म हुआ, नेचुरल सिलेक्शन, पेपर्ड मॉथ, डार्क और लाइट वाला, पढ़ेंगे सारे कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ेंगे, कुछ क्लास 12 के लिए भी बचा के रखिए। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। हमने हर लाइन को एकदम डिटेल में देखा है। रिवाइज करिएगा, जो डाउट्स होंगे उससे पूछिएगा, PYQ प्रैक्टिस करिएगा, एंड देन यू विल बी सॉर्टेड विथ बायोलॉजिकल classification. This brings us to the end of the chapter. Hopefully the next chapter will be plant kingdom. ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपकी बायो इंक्लर, साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।